अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K का एक ताज़ा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हम सब हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह भी आपकी खुशगवार होगी और पूरा दिन शानदार गुजरेगा। और उम्मीद हम ये भी करते हैं कि आज मंडे की सुबह है तो पूरा हफ्ता ही शानदार गुजरेगा। और कोशिश हमारी रहती है कि आपकी सुबह में हम आपके साथ रहें, सुबह में आपके जो लम्हे हैं जिंदगी के उन्हें हम बांट लें और उन्हें खुशी खुशी बांटें। और खुशी जब बढ़ती है तो दुगनी और चौगनी हो जाती है। हमारी भी यही कोशिश रहती है। आज भी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और ख़ास बात आज के प्रोग्राम की ये होगी कि ख़ास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और बात होगी एजुकेशन सिनेरियो की, बात होगी एजुकेशन में इश्यूज़ की, बात होगी बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी को होस्ट अरीबा अल्ताफ। आंखों में इंतजार की रंगीनियां लिए, आंखों में इंतजार की रंगीनियां लिए, बैठे हैं लब पे तबस्सुम सजा के। आंखों में इंतजार की रंगीनियां लिए है, बैठे हैं तबस्सुम में, बैठे हैं लब पे तबस्सुम सजा के। आप आए हैं दबे पांव लेकर इस महफिल में, जैसे गुलशन में बहारों के कदम। जी हां, आप देख रहे हैं वही प्रोग्राम जिसका आप करते हैं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल गुड मॉर्निंग J&K में। मैं अरीबा अल्ताफ आपकी मेजबान तबरीज साहब के साथ इस नए शुमारे में आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा इस खूबसूरत से शेर से आगाज करने का। और जो तबस्सुम की आपने बात की है तो मैं नाज़रीन की खिदमत में तबस्सुम को लेकर कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आप टेलीविजन स्क्रीन पर कभी हमें देखकर मुस्कुराते हैं तो उस तबस्सुम पे दो लाइनें यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि अकेला मैं ही नहीं जुर्म मोहब्बत का खतावार, अकेला मैं ही नहीं जुर्म मोहब्बत का खतावार, हल्का सा तबस्सुम शामिल था उधर से भी। अगर तबस्सुम नहीं होता तो शायद वो प्यार डेवलप नहीं होता। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी आज बहुत कुछ है जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आगाज हमेशा अरीबा साथ में होती हैं तो वो करती हैं मौसम के हवाले से और नेशनल रोड जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी अपडेट के हवाले से। तो अरीबा क्या है आपके पास डिटेल? जी, तो मौसम के हवाले से बात करें तो आज वादी में मौसम खुश्क और साफ रहने की ही गुंजाइश है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जम्मू की वही बात की जाए तो दिन का ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक की अपडेट्स आप तक पहुंचाए तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इतला करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आज छोटी गाड़ियों को दोनों इतराफ से नेशनल हाईवे पे चलने की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि जम्मू की तरफ से जो श्रीनगर गाड़ियां जाएंगी उनको नगरोटा 5 से 12 बजे के दरमियान क्रॉस करनी है और जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियां निकलेगी उनको गाजीगंज 6 से 1 के दरमियान क्रॉस करनी है। और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत है। वही हम श्रीनगर लद्दाख रोड की बात करें तो एक तरफा ट्रैफिक चलेगा श्रीनगर से करगिल की तरफ से। और शर्त यह है कि मीनामर्ग आप लोग 9 से 2 बजे के दरमियान क्रॉस करेंगे। एक और खास बात कि किश्तवाड़ संथन रोड पे कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी क्लियरेंस और मेंटेनेंस की वजह से। बिल्कुल सही, क्योंकि इस रोड पे काफी बर्फ जमा हुई है और उसी की सफाई चल रही है और जब तक बर्फ साफ नहीं होती तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और जैसा कि अभी अभी अरीबा ने कहा कि इस रोड पर गाड़ियों को चलने की इजाजत किस तरह से है, जब भी आप शुरुआत करते हैं
तो जो ट्रैफिक कंट्रोल के नंबरात दिए गए होते हैं, हालांकि हर दिन हमारे स्क्रीन पर नंबरात आ जाते हैं, तो उन पर राबता कायम करने के बाद ही आप सफ़र शुरू करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है। और जब भी ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ अपना सीट बेल्ट बांधें, म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल धीमी आवाज़ में सुने और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से हम हादसों के शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आगाज़ में अपडेट तो हमने आपको दे दिया, ट्रैफिक का भी और मौसम का भी। मौसम के हवाले से कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ में एक शानदार सा नगमा हो तो चार चांद लग जाते हैं प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमारे बीच शाही मुमताज़ हैं और उन्हीं का एक खूबसूरत नगमा आपकी खिदमत में पेश करना जा रहे हैं। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को।
नाज़रीन, आपका एक बार फिर इस्तकबाल प्रोग्राम में। जी हाँ, गुड मॉर्निंग JNK आप देख रहे हैं और आपने प्यारा सा नगमा देखा। हालांकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट करते हैं, हमारी यूट्यूब जो चैनल है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग में प्रोग्राम आता है तो उस पर कमेंट आते हैं कि कश्मीरी जुबान में आप बात करें और असा कशर पे कत करें, मगर प्रॉब्लम कि सारे ब्रो ये लुक वुचान टेलीविजन स्क्रीन पे तम सारी कशर हेकान समझित की। उर्दू सन जबान, यह सन गवर्नमेंट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यम लुक न कशर समझान कह तिहंद खतर पेवान सो लैंग्वेज इस्तेमाल करें यम सारनी तान कम्युनिकेट हेको करित। हाँ, मौसीकी की अगर बात करें तो मौसीकी कश्मीरी में हो सकती है, उर्दू में हो सकती है, पंजाबी में हो सकती है, क्योंकि मौसीकी की एक अपनी जुबान होती है, उसे जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां तक बात प्रोग्राम की आती है, कम्युनिकेट करने की आती है, तो वहां पर वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी बहुत जरूरी है अरीबा, जो लोग सब समझ सके। क्योंकि कुछ लोग डोगरी समझते हैं, कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी, कुछ लोग उर्दू, लेकिन कॉमन लैंग्वेज जो है हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम उसी कॉमन लैंग्वेज में बात करें। क्या आप कहना है आपका अरीबा इस बारे में? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो ये प्रोग्राम है, इसकी इंफॉर्मेशन है या एंटरटेनमेंट है, ये हर किसी इंसान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा इसको करने का मतलब है बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का। बिल्कुल तो ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ये एक रोल प्ले करता है, तो हम चाहेंगे कि ये कम से कम हिंड्रेंस बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। बिल्कुल सही। नाज़रीन, इसके अलावा आपसे हमने पहले ही कहा था कि आज के जो खास मेहमान हमारे प्रोग्राम की आज जीनत बने हुए हैं वो हमारे बीच आ पहुंचे हैं। मिलवाते हैं आपको आज की शख्सियत से। आज के इस प्रोग्राम की जो हमारी रौनक है ये हैं जनाब मंसूर अहमद मत्तू साहब। ये मैनेजर हैं टारगेट PMT JNK के। जी हाँ मंसूर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एजुकेशन इंडस्ट्री में या एजुकेशन सेक्टर में कब से हैं आप, कहाँ से हैं आप खुद, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं। टू स्टार्ट विद 20 सालों से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ विद द एजुकेशन इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया एक छोटे से कमरे से, और वो फिर इवॉल्व हुआ इनटू एन इंस्टीट्यूट एंड देन आई स्टार्टेड अ नेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत खूब। पढ़ाना मोस्टली कश्मीर में अगर हम बात करें जी, पढ़ाना बच्चों के लिए जो टीचर्स बनते हैं बाई चांस बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बाई चॉइस टीचर्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके मामले में ये बाई चांस था या बाई चॉइस था? शुरुआत में तो ये बाई चांस ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं खुद भी एक टीचर बनने के बाद, तो ये एक आपकी चॉइस हो जाती है, फर्स्ट चॉइस एंड प्रायोरिटी। सो कैसा महसूस करता है एक टीचर जब बच्चों को, मतलब पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कैसा महसूस करता है? फख्र महसूस होता है, अच्छा लगता है, और जब एक बच्चा कामयाब होता है तो हमें लगता है कि हम कामयाब हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, पैसा भी देता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैं किसी टीचर से बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि जो कमाई ये टीचिंग से आती है इसमें बरकत बहुत होती है। जी बिल्कुल, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल सही उन्होंने आपको कहा। टीचिंग एक ऐसी चीज है कि इससे जो भी पैसा आप बनाते हैं, अनडाउटली इट्स वन ऑफ द प्रोफेशंस आल्सो नाउ, उसमें बरकत होती है, और बहुत आप ना सोच समझ के उसको खर्चा भी करते हैं। और टीचिंग से बाहर जो भी पैसे आपके आते हैं, मुझे लगता है उतना आदमी सोच के उसे खर्चा नहीं करता। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि ये आपके साथ रहती है, क्योंकि आपने कुछ जो है कैंडल्स लाइटन अप किए हैं, रोशनी जो है वो आपने समाज में फैलाई है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है हमेशा आपके साथ रहता है। माशाल्लाह। आजकल कोचिंग सेंटर्स की भरमार है जी। हालांकि बहुत सारे लोग इसको अपोज भी करते हैं कि कोचिंग सेंटर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कोचिंग सेंटर अगर ना हो तो एक बच्चे को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो एक कोचिंग सेंटर या एक टीचर पर उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि ये टीचर हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखाएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, कोचिंग जो है ये एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जो भी कोई इंडस्ट्री होती है उसके फायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। अब जो है पेरेंट्स अवेयर भी है, एजुकेटेड भी है, उनको जो है एजुकेटेड डिसीजंस लेने हैं। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब मार्केट से खरीदने के लिए निकलते हैं, कोचिंग भी एक प्रोडक्ट है, एक अवेलेबल प्रोडक्ट है, तो आपको ये देखना है कि इसमें से क्या फ़ायदा हम लेना चाहते हैं। तो और क्या वो फ़ायदा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है।
आप जो भी फैसला लेंगे ना, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी बड़ी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ मार्केटिंग को देख के, प्रमोशंस को देख के उसके पीछे दौड़ेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। आपने जो ये बात कही, रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इस रिसर्च पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन नाजरीन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत। जम्मू कश्मीर का हरदिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, a mark of quality। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाज़रीन, इस छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर इस्तकबाल आपका आपके अपने गुड मॉर्निंग जेएनके प्रोग्राम में। जी हां, ये आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो है जो चाय की चुस्कियों के साथ आप एंजॉय करते हैं, और हमें लोग टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और साथ साथ मोबाइल्स, अपने मोबाइल्स पर भी देख रहे हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग में अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब चैनल पर, डी कशिर के यूट्यूब चैनल पर हम अवेलेबल रहते हैं। आप सब लोग हमें देख पा रहे हैं न सिर्फ जेएनके में बल्कि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में, और हिंदुस्तान से बाहर बाकी मुल्कों में भी आप हमें देख रहे हैं। मंसूर साहब से बात हो रही है, और मंसूर साहब हमें यह बताएं, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। टारगेट पीएमटी तक पहुंचने का जो सफर था, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, सफर ऐसा था कि एजुकेशन इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में पहले घुसना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद यू लीव द मार्क एंड आप अपना एक इमेज, एक मुकाम बनाएं, ये बहुत दुश्वार जो है एक सफ़र रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है और मैंने जो है इसको बहुत एंजॉय किया है। मैंने इवन 2 बच्चों से शुरू किया था, और उनमें से एक मेरा ही तालिब इल्म था जिसने वो कमरा हायर पे ले लिया था, और उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि आप हमें पढ़ाइए, आप शुरू करिए, हमें अंग्रेज़ी हम सीखना चाहते। इट वाज अ विलेज स्मॉल प्लेस। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ तो एटलीस्ट कुछ फर्नीचर होना चाहिए बैठने के लिए, और उसने वो भी अवेलेबल कर दिया। दूसरे दिन वो मेरे घर आया, कहा कि चलो आप हमारे टीचर्स हैं, एवरीथिंग इज़ या रेडी टू गो। तो एक जगह है जिसे हम कनीपोरा के नाम से बुलाते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी जगह ले ली थी, तो वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। And from that 2 students it developed into 500,000 and then to 3,000 students. माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर आपकी हम बात करें, आप खुद कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जो आपने तालीम हासिल की वो कहाँ की और किस तरह से की? देखिए, आई बिलोंग टू द सिटी सेंटर, ये ज़ैंदर मोहल्ला हबाकदल से हूँ मैं जी। एंड देन वी मूव टू कनीपोरा एरिया। जो तालीम है, मैंने शुरुआती तालीम कैसेट एक्सपेरिमेंटल स्कूल से पढ़ाई हासिल की है, विशन साहब का जो है जी, CL विशन साहब, मुझे लगता है वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द पायनियर एजुकेशनिस्ट इन कश्मीर। वो उन्हीं सालों में जो है अपना PhD कंप्लीट करके जो है US से आए थे, एंड आई फील लाइक आई वाज वन ऑफ द लकी पर्सन्स कि उनकी मेंटरशिप और गाइडेंस के अंडर मैंने तालीम हासिल की। देन आई वेंट टू हायर सेकेंडरी कनीपोरा, फिर मैं अमर सिंह कॉलेज गया, एंड देन कश्मीर यूनिवर्सिटी का सफ़र रहा। माशाल्लाह। आजकल जो बच्चे पढ़ाई हासिल करना चाहते हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो बहुत हाई है, पहले ज़माने में इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था। आजकल के ज़माने का जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को फेस करने के लिए, इस कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए, या इस कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं बच्चे में ना 3 चीज़ें आ जाएं। सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ना एक कोई चीज़ रोज़ करनी है, यू हैव टू हैव अ पंक्चुअलिटी इन इट विदाउट द ब्रेक। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप में इंटेलेक्ट कितना है, आप में पहले ही अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत कितनी है, वो काउंट बाद में करती है। सबसे मेन जो काउंट करती है वो पहली चीज़ है, वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज क्या, आप रोज़ वो चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप रोज़ वो करेंगे तो आप कामयाब होंगे, आप कहीं आगे बढ़ेंगे। आप एक ही दिन वो खाने की कोशिश करेंगे, वो आपके अंदर जो है वो काम डेवलप नहीं करेगा। दूसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या चीज़ होती है, दुश्वारियां आनी हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं, मौसम ख़राब भी रह सकता है, और हालात दूसरे
ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप डिसिप्लिन रहते हैं, यानी कि आप डेडिकेशन दिखाते हैं अपने उस गोल की ओर। और तीसरी चीज़ होती है डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन क्या होता है कि आपको अपना समाज, अपनी फैमिली, पीयर ग्रुप्स या दूसरे लोग कहते हैं यार क्या किस रास्ते पे आप जा रहे हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, यू विल नॉट अचीव इट। लेकिन मेंटली जब स्ट्रांग होते हैं आप उस गोल तक जो है उसकी खूबसूरती और उसकी चाशनी को जो महसूस करते हैं मच बिफोर यू अचीव दैट इज़ व्हाट मेक्स थिंग्स ईजियर। सो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को काउंसिल भी करें और हम उनको सिखाएं कि पहले मैदान में जीतने से पहले आपको ये अपने दिमाग में जीतना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो जैसा कि आपने बात की, आज की कंपटीशन की बात हो रही थी, तो क्या लगता है आपको कि आज की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो क्या चीज़ लैक हो रही है उनमें? एज अ टीचर व्हाट डू यू फाइंड कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहां पे स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं? एक जो वाइड स्प्रेड चीज़ जो खास से ज़्यादा बच्चों में आप देखेंगे वो ये है कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज जो आजकल मोबाइल्स, टैब्स और डिजिटल मीडिया का एक तूफान आया हुआ है, उन्होंने बच्चों के अटेंशन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है। दे हैव एन ईजी एग्जिट रूट। आप समझ रहे हैं? वो ना उस बर्दाश्त को, परसिवियरेंस को जो है ना वो वहाँ बैठे रहे और वो काम करते रहे, उसके ना इजी रास्ते निकल गए वहाँ से भागने के। तो जब तक बच्चा जो है परसिवियर नहीं करेगा, पेशेंस शो नहीं करेगा, तब तक जो है बच्चा अचीव नहीं कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उससे एक बड़ा नुकसान ये भी आया है कि बच्चे को एक ईजी एग्जिट मिल जाता है टू रन अवे फ्रॉम द हार्ड वर्क। उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता था, बिल्कुल, बट शायद एक्सेस हो रहा है। बिल्कुल। एक सर्वे के मुताबिक जितनी भी दुश्वारियां है या टेक्नोलॉजी का जो सैलाब आया है, 80% लोग जो है उनको नुकसान हो रहा है। 10% लोग वही हैं जहां वो होते, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो कहीं ज़्यादा आगे निकल रहे, फ़ायदा ले रहे इससे। बट दैट्स अ स्मॉल क्वांटिटी कंपेयर टू द 90% हु आर नॉट मेकिंग मच मूव। अच्छा, एक्चुअली अगर देखा जाए ये एग्जैक्टली वो चिराग की तरह है। एक चिराग घर में रोशनी भी देता है और अगर चिराग का ध्यान न रखा जाए तो वो उसी घर को जला भी सकता है। बिल्कुल खुदा न खास्ता। हम बात कर रहे हैं आज एजुकेशन है उसके हवाले से। हमारे बच्चे जो हैं, जैसे आपने कहा, उनके पास एक एग्जिट पॉइंट, बड़ा इजी अवेलेबल एग्जिट पॉइंट है। तो क्या वजह है कि हम एज टीचर उस एग्जिट पॉइंट की जगह इस चीज को एंट्री पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं? कि उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स, एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पेरेंट्स और सोसाइटी को थोड़ा सा उस टीचर को वो रोल वापस देना पड़ेगा जो रोल टीचर का था। वो एक्चुअली हम लैक कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उसको जो है उसकी जो वो वजन था उसका वो कम कर दिया गया है। बिल्कुल। टीचर को ना डायरेक्शन आती है पेरेंट्स से कि आप मेरे बच्चे को ऐसे पढ़ाइए, आप उसको ऐसे करिए। तो टीचर की जो लिबर्टी है वो काफ़ी हद तक हमने लिमिट कर दी है। तो जब तक हम टीचर को एक लिबर्टी नहीं देंगे एक बच्चे के साथ, तब तक जो है बच्चे को वो सही रहनुमाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बताते हैं, ये समझाते हैं, माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ये जो टीचर है ये हमारा खरीदा हुआ गुलाम है, हम इसे पे करते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इसे पे करते हैं, वो आपको तालीम देता है। हालांकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मेरा मानना है, मैं खुद इस चीज को मानता हूं कि टीचिंग जो है ये हमारे यहाँ टॉप होना चाहिए था। होली प्रोफेशन है, वेरी होली प्रोफेशन। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और दूसरा उस्ताद हो, बनता उधर से। बिल्कुल। और अगर हम एक टीचर को वो इज्जत नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा कल हमें वो इज्जत देगा? अगर मैं मेरे बच्चे को ये बोलूं कि जो टीचर है इसको मैंने पैसे दिए हैं, ये आपको पढ़ा रहा है, तो उसके जहन में तो इमेज बन गई टीचर की। लेकिन टीचर की इमेज बनने के साथ साथ उस पेरेंट की इमेज भी क्या बन रही है, शायद वो उस चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज एजुकेशन को डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट हासिल करने का एक जरिया बनाया गया है। एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, और जब तक ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम एक मौका नहीं देंगे उस एक इंडस्ट्री को, उस एक सेटअप को, तब तक ये पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। खाली आप जो है डिप्लोमास और डिग्रीज जो है हासिल करते रहेंगे। बात वहीं आ जाती है कि एजुकेशन और लिटरेसी ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। हमें समझना पड़ेगा
कि क्या हम हमारे बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं या उसे लिटरेट कर रहे हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा लिटरेट हो जाए, एजुकेशन आ रही है या नहीं आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे पेरेंट्स में ये इशू आ रहा है कि वो आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क क्या है। इस पर आपने कभी एज टीचर या एज पेरेंट योरसेल्फ कभी आपने इस पे काम किया? इस पे कंटिन्यूअसली काम चलता रहता है, लेकिन अब ये ना बड़ा मुश्किल हो गया है। कभी कभी ना आपको एक आईना दिखाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सोसाइटी हैज़ इट्स ओन डेमन्स। वो कहते हैं कि यार हमें जो बच्चे को है उसको कुछ न कुछ ऐसा करियर देना है ताकि वो पैसे कमाए, बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो फेलियर रहेगा, उसको स्ट्रगल करना है। तो सबसे बड़ी जंग जो इन डेवलप्ड कंट्रीज की है वो यही है कि एक रैकरिंग इनकम आ जाए किसी भी कीमत पे। एक बार रैकरिंग इनकम आना शुरू हो जाए उसके बाद वो सोचते हैं कि अब तालीम हासिल करेंगे, टेल यू, और तब तक 40 साल गुजर जाते हैं। बिल्कुल सही। और शायद हमें अपने रब पे भरोसा नहीं होता कि रब ने हर एक शख्स के लिए रिज़्क़ रखा हुआ है। बिल्कुल, अगर हम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वो वर्क, तो रिज़्क़ तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ हमें डेडिकेशन दिखाने की जरूरत है, हमें ऑनेस्टी दिखाने की जरूरत है, और अगर हम वो दिखा पाते हैं तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। बिल्कुल बदलेंगी। एक बुनियादी चीज करनी है कि बच्चे को किताब हाथ से नहीं छोड़नी। किताब वो पकड़े रहे, कोई भी किताब जो भी इसको इंटरेस्ट करता है वो पढ़ता रहे, तो उसका जहन जो है वो खुल जाएगा। और एक बार उसका जहन खुल जाए वो तालीम की जो अफादियत है, अहमियत है, उसको समझ पाएगा। जब तक हम तालीम की अफादियत और अहमियत को नहीं समझ पाएंगे हम तालीम को हासिल करने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। और एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जो एक स्टूडेंट 10th क्वालिफाई करता है, सडनली उसके सामने 4 किस्म की चीजें रखी जाती है कि यू हैव टू चूज वन, और उसको ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है कभी कभी चूज करने का, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि आपको मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना है, बिकॉज वो प्रोफेशन हाई प्रोफेशन माना जाता है। कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, तो एक रुकावट क्रिएट होती है पेरेंट्स की तरफ से, एक प्रेशर क्रिएट। तो उसमें आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स से, मतलब कैसा होना चाहिए उनका नजरिया उस चीज को लेके? देखिए, सोसाइटी का नजरिया मैं आप ही की बात से बयान करना चाहूंगा। आपने कहा मेडिकल, नॉन मेडिकल, बिल्कुल, जबकि दुनिया में ये नॉन मेडिकल कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो होता क्या है नॉन मेडिकल? कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि या तो आप मेडिसिन के साथ जा रहे हैं या आप मेडिसिन के साथ नहीं जा रहे हैं। ये जो है मेडिसिन के साथ नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप वो वैल्यू और वेटेज दूसरे स्ट्रीम्स को नहीं दे रहे। बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ में जो है तालीम की ज़रूरत है। वो हमारे पेरेंट्स में भी है, वो एज अ चाइल्ड हमें तालीम बच्चों को भी देनी है। जब तक सही तालीम नहीं आएगी तब तक हम नहीं उसको फील कर सकते, महसूस कर सकते, और बाद में उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। जब तक तालीम आने के लिए जो है वो डेडिकेशन की ज़रूरत है, और हमें जो है अपने दिमाग के जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो खोलने, वी हैव टू ओपन अप। We don't have to go for education just we want to make a career out of it. Education has to be a growth in our own individuality. जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। और जैसा कि आपने कहा कि मेडिकल या नॉन मेडिकल की जो आप बात कर रहे थे, तो उस पर आपने कहा एक्चुअली शायद पेरेंट्स के सामने इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और के बारे में अवेयरनेस ही नहीं दी गई। पेरेंट्स को बताया ही नहीं गया कि एक बच्चा अगर आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो उसके सामने कितनी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, या अगर एक बच्चा कॉमर्स लेता है तो उसके सामने कितने सारी ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो खैर, इस पर बात चलती रहेगी। यहां पर हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं। नाजरीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। आप कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आइएगा, हम यहीं मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत। जम्मू कश्मीर का हरदे लजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, ए मार्क ऑफ क्वालिटी। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया,
आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK DD कशीर चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ 9 बजे तक, और हम बात कर रहे हैं मंसूर साहब से एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सिनेरियो के बारे में। लेकिन उससे पहले वक्त आ गया है कि हम आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाएं। जी बिल्कुल सही। आज कई सारे रोजनामों ने बहुत सारी न्यूज़ को आज यहाँ पर जगह दी है अपने फ्रंट पेज पे। पहली न्यूज़ आज के डेली रोजनामे से, उर्दू रोजनामे से, कि कोरोना के नए मामलात में कमी, अमवात में उछाल, 126 मुतासिर, 4 लुकमे अजल, 7 जिले में कोई नया केस सामने नहीं आया, 176 अफराद सेहतियाब। देखिए, कोविड को लेकर अभी भी बात चल रही है और जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं कोविड, हालांकि डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कोविड बहुत ही एक शातिर बीमारी है। ऐसे ऐसे वेरिएंट सामने आ रहे हैं जिन पर वैक्सीन भी काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये जो नया वेरिएंट अभी सामने आया है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स परेशान हैं कि जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं वहां पर ये जो नया वेरिएंट है ये चकमा दे पा रहा है। खैर, दूसरी बात, ये दूसरी एक छोटी सी खबर है। लिखते हैं, खुश्क मौसम और सर्दी, शदीद सर्दी के बीच हम लोग फंसे हुए हैं। जी हां, हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई, ये महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि हल्की बर्फबारी हो सकती है आने वाले दिनों में। एक अंग्रेजी अखबार से खबर, जैसा कि अभी तबरीज साहब ने बताया, कोविड के हालात, COVID-19 claims 4 more lives in Kashmir, 126 new cases reported in JNK. Authorities bar PDP from holding youth convention. एक और रोजनामे की खबर है मौसम को लेकर ही, कश्मीर और लद्दाख में सर्दी का जोर, श्रीनगर में -3 डिग्री सेल्सियस और द्रास में -17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 17.8 डिग्री। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड होगी द्रास में। एक अंग्रेजी अखबार से, 2021 saw cases double at Kashmir hospitals. तो कोविड की बात कर रहे थे हम, इतने सारे अखबारों पे कोविड की खबर है, तो हमें चाहिए कि हम एहतियात बरतें। हम दोबारा से ये बात करें, हम बार बार आपको ये बताते हैं कि आप एहतियात बरकरार रखें। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, और ये वक्त भी थोड़ा मुश्किल हम सबके लिए है, लेकिन हमें चाहिए कि हम थोड़ा ध्यान रखें, सब्र से काम ले, हिम्मत ना टूटने दे, और SOP, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को मेंटेन करें। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया, आज फिर से दोहरा रही हूँ, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो हमारी कौम के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही। और जैसा कि सभी अखबार ने आज मौसम को लेकर शह सुर्खियां बनाई हैं, तो एक और अखबार की शह सुर्खी है कि 40 रोजा चले कलान की आमद पर आमद से पहले कपकपाती सर्दी। जी हां, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, दिन का दर्जा हरारत नॉर्मल रहता है, दिन में आसमान खुला रहता है, तो इसी वजह से रात का जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन चला जाता है। और मैं आपको अपना बताऊं तो आज सुबह जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो जो मेरा गाड़ी का मीटर, स्पीडोमीटर है, वो ब्लैंक था, सर्दी की वजह से वो कंप्लीटली ब्लैंक था। खैर, एक और अखबार हमारे हाथ में है, ये शह सुर्खी है अखबार की, जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। ये बयान है लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK श्री मनोहर सिन्हा साहब का। कहते हैं कि कहा, अमन सौदाबाजी नहीं, बेहतरीन हुक्मरानी से मुमकिन है, पथराव का सिलसिला गया है, तामीर और तरक्की का दौर शुरू हुआ है। तो ये सिन्हा साहब का बयान है और उम्मीद करते हैं ये जो तरक्की की ओर हम गामजन है, ये जो स्पीड अप
हुई है तरक्की का जो दौर शुरू हुआ है, ये और स्पीड अप होगा और बेहतर हमारे लिए होगा ये आने वाला साल। और बात हो रही है मंसूर साहब से, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं बने हुए, मंसूर अहमद मत्तू साहब, मैनेजर टारगेट पीएमटी जेएनके। मंसूर साहब, 9th 10th पास करने के बाद बच्चा 11th में आ जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रीबा कह रही थी। 11th में आते ही ये कंफ्यूज हो जाता है कि अब मुझे कहां जाना है। कहीं ना कहीं अगर इसकी काउंसलिंग 8 से ही शुरू हो जाती या 8 से ही ऑब्जर्व किया जाता कि इसका रुझान किस तरफ है, ये कहां जाना चाहता है, इस पर पेरेंट्स का दबाव नहीं होता, इस पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन काउंसलिंग नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, तो इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग के साथ साथ हमें बच्चे को सपोर्ट करना है कि उसका रुझान किस ओर है। हमने पहले ही जहन में सोचा होता है कि जो बच्चा जो भी चाहता है वो सही नहीं है, जो हम चाहते हैं बच्चे के लिए वो ज़्यादा सही है। हमें जो 8वीं तक का जो बच्चा आ जाता है ना, ये मैच्योर होता है, वो पढ़ने के लिए जो है ना तैयार होना चाहिए। क्या पढ़ना चाहता है ये उसकी मर्जी होनी चाहिए, ये उस पे मुनहसर होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें उसको गाइड करना है। इस एज में हम इसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ सकते, हमें उसको प्रॉपर वे में गाइड करना है। एंड देयर आर सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स हैं हमारे शहर में भी और शहर के बाहर भी, और अब मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो लॉजिकल करियर बनाना चाहता है, वो रैशनल बेस्ड करियर बनाना चाहता है, उसमें कौन सी स्ट्रेंथ है, कैनेमैटिक्स की है या क्या है। तो ऐसे जो है, ऐसे अब काफ़ी सारे टूल्स मार्केट में आ गए हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का रुझान और उसका इंटरेस्ट, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें बच्चे का प्यार होगा, और जिसमें वो प्यार शो करेगा उसमें वो जरूर कामयाब होगा। बिल्कुल। अगर आप वो करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आपके लिए प्रोफेशन नहीं रहता, वो आपका लव बन जाता है, वो लेबर नहीं रहता, वो लेबर नहीं रहता। बिल्कुल। और अगर हम ये चीज समझ पाए कि हमें लेबर नहीं करना, हम जो करते हैं वो पहले करने से पहले हमें वो चीज खुशी देता है, बिल्कुल, तो आप एक तो 100% दे पाएंगे, बिल्कुल, उस चीज में आप ग्रो भी कर पाएंगे और दूसरों की उसमें मदद आप बहुत खूब से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को ना एक अच्छे बुक शॉप में जरूर विजिट कराए और उसको वहां आजाद छोड़े, उसको 500 1000 रुपए जो भी आपको सही लगता है, एक बजट उसके हाथ में दे दे। उससे ये ना पूछे कि आपने कौन सी किताब खरीदी, और उस किताब को देखे भी ना। ये आप हर महीने एज अ पेरेंट रूटीन बनाए कि महीने में एक बार बच्चे को एक अच्छे से बुक शॉप में, जहां अलग अलग जॉनरा पे किताबें जो है वो अवेलेबल हैं, उसको बाहर वेट करे, चाहे आपके पास गाड़ी है चाहे, और जब वो बच्चा आ जाए थैली में बुक लेकर, आप उसको इतनी लिबर्टी दे दे तो आप वो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को खुद ही काउंसिल करेगा कि मुझे किस स्ट्रीम की ओर जाना है। अरे बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बुक कल्चर की बात की, तो क्या लगता है आपको, कश्मीर की अगर बात की जाए, कैसा बुक कल्चर है यहाँ का? क्योंकि जितना मैं समझती हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं कि हमें चाहे नॉवेल्स हो, चाहे शायरी हो, या चाहे किसी भी किस्म की किताब हो, फिक्शन नॉन फिक्शन, बहुत कम लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ या खुद अकेले अपने पॉकेट मनी के साथ जाते हैं, बुक्स खरीदते हैं और रीड आउट करते हैं। जो बुक रीडिंग कल्चर है वो बहुत कम है। वो आप इसी से जो है अक्स कर सकते हैं कि हमारे शहर में मुश्किल से 2 या 3 अच्छे बुक शॉप्स है। जब मैं छोटा था तो एक बुक शॉप हुआ करती थी पैलेडियम के आसपास, आजकल वो भी नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम 2 किलोमीटर वॉक करके जो है पूरे महीने पैसे जमा करके किताब खरीदने जाते थे, अपने अपने जो भी इंटरेस्ट होते थे उसकी वो किताब खरीदते थे, और इम्पोर्टेड किताब अवेलेबल होती थी। आज जो है कहीं ज़्यादा उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ते कीमतों पे किताबें अवेलेबल है, चाहे वो आप हार्ड बाउंड किताब खरीदे या चाहे डिजिटल किताब खरीदना चाहे। लेकिन ये कल्चर है वो क्यों जो है कम हुआ है, आदत क्यों कम हो गई? क्योंकि बच्चों की आदत है इजी हर चीज़ को हासिल करने की। आप हैरी पॉटर पढ़ना नहीं चाहते, आप हैरी पॉटर देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए आपको जस्ट एक काउच पे बैठना है, आपने जो है पॉपकॉर्न्स हाथ में ले लिए और आप देख रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट हैरी पॉटर को पढ़ने में और जहां वो आपको ले जा सकता है, वो कभी भी एक मूवी आपको नहीं ले जा सकती।
लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अभी भी ऐसा है जो बिलीव करता है पढ़ने में और जो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत छोटा सेक्टर होने की वजह से कल को फ्यूचर में वही सारे पावर में आ जाएंगे, उन्हीं के पास लीडरशिप आ जाएगी, और जो बाकी जितना भी सेक्शन है 95% प्लस मैं 95% जब कह रहा हूँ तो वो मैं उसको जो बड़ा ये वैल्यू दे रहा हूँ 5% को, हालांकि वो इतना है नहीं, तो वो 95% जो है नहीं जान पा रहे होंगे कि हमें कैसे जीना है और हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है। और जो इमेजिनेशन होती है बच्चे में, जब वो किताब पढ़ता है तो इमेजिन करना शुरू करता है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी आ जाती है। जब आपने हैरी पॉटर की बात की, हैरी पॉटर की कोई किताब उठा के जब हम पढ़ते हैं तो हम उसकी दुनिया में चले जाते हैं, हम वो चीज़ इमेजिन करना शुरू करते हैं कि ये ऐसे रहा होगा। लेकिन जब हम वही चीज़ टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं फिल्म के तौर पर, तो हमें हमारा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उन्हें सामने उसे इमेजिन करवा देते हैं कि ये ऐसा था। बिल्कुल, वो उस जगह पे पहुंचा तो वो जगह ऐसी दिख रही होगी। बिल्कुल, जो हम इमेजिन करना चाहते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने टीवी पर पिक्चराइज किया हुआ है। तो हमारी जो इमेजिनेशन है शायद वो भी बहुत कम होती है। और जो किताब पढ़ने का मजा है, जो आपके लब से उंगली गीली करके पन्ना पलटने का मजा है जी, वो शायद टेलीविजन स्क्रीन पर या मोबाइल पर पढ़ने का मजा नहीं। देखिए, किताब जो है आपकी रूह को महसूस करनी है, और जब आप डिजिटली उसे देखते हैं तो आपकी रूह वो महसूस नहीं करती है। आप विजुअली आपकी आंखें और आप उसकी इमेज अपने दिमाग को शो करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग इट थ्रू योर सोल और आपके स्पिरिट में जो फर्क आ जाता, और उसको जो है आंखों से देखना और वहीं पर वो क्लोज करना। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डिजिटल और रीडिंग का हार्ड कॉपी का होना, ये कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंस क्रिएट करता है कि जो स्क्रीन सामने होता है इट बिकम्स मोर एस्थेटिक, एक बच्चे के लिए प्लीजिंग हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। ये कॉन्सेप्चुअल रहता ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी रह जाती है, कोई कॉन्सेप्ट लेके उसके पास नहीं। लेकिन अगर एक किताब होती, शायद एक कॉन्सेप्ट लेके उसके दिमाग में, उसकी रूह में शायद कहीं ना कहीं जाती। बिल्कुल सही आपने कहा। बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके, और गुड मॉर्निंग जेएनके में आज हमारे बीच बने हुए हैं मंसूर अहमद मत्तू साहब, जो कि मैनेजर हैं टारगेट पीएमटी जेएनके के। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पर हमें काफ़ी सारे कमेंट्स हासिल हो रहे हैं। और कमेंट्स में कुछ लोगों का मानना ये है कि गुड मॉर्निंग जेएनके की टाइमिंग जो है इसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि कल जो आपने बात कही थी कि रजाई से बाहर आकर इंसान तो दुनिया पलट दे, लेकिन मसला है कि रजाई से पहले बाहर तो आ जाए। तो सर्दी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से लेकिन वही कोशिश हमारी है कि हम उनको रजाई से बाहर निकाल लें, और हम उन्हें वो महसूस कराएं, वो वार्मथ महसूस कराएं सुबह सुबह। क्योंकि यहां पर हम ये हमेशा कहते हैं कि जब आप सुबह जागते हैं, सूरज से पहले जब आप जागते हैं, एक तो आपके दिन में बरकत होती है, आपके रोजगार में बरकत होती है, आपकी खुशियों में बरकत होती है। और आप देखें, आप आजमाएं, आपके फेस का जो ग्लो है, जिसके लिए आप पैसा खर्चना चाहते हैं, अगर आप वो ग्लो चाहते हैं तो आप सुबह सूरज के जागने से पहले जाग जाइए, और रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी जागिए, और उसके बाद देखिए कि जिंदगी में कितना फर्क आपको महसूस होगा। इसके अलावा काफी सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। इन कमेंट्स के साथ भी हम कमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, कुछ कमेंट्स हम लेंगे भी उनके नाम के साथ। लेकिन यहां पर मंसूर साहब से हम जानना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से, तकरीबन 2 साल से ज्यादा होने को है, 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कि कोविड दुनिया में आ गया था, और कोविड आने की वजह से फाइनेंशियली लोग बहुत वीकर हो गए हैं, बहुत वीक हो गए हैं फाइनेंशियली। पैसा नहीं है लोगों के पास, हालात बहुत खराब रहे। हर कोचिंग सेंटर बच्चे को तालीम देता है, आपका कोचिंग सेंटर भी तालीम देता है, और शायद तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ाई सेम ही होती है, क्योंकि नेशनल लेवल के कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, इससे लड़ने के लिए आप या आपका सेंटर क्या लेकर आया है? देखिए, हमने इसमें एक पहल ली है। हम ये यकीन करते हैं कि आप उसी चीज़ को चार्ज करें जो चीज़ आप दे रहे हैं। एक पेरेंट्स में इस वक्त एक ऐसा माहौल है कि अनसर्टेनिटी, पता नहीं कल का क्या होगा, बिकॉज एक और ओमिक्रॉन के नाम से वायरस आ रहा है, जाने फिर से जो है लॉकडाउन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि, बल्कि हमने शुरू किया है और हम चाहते हैं कि बाकी भी फॉलो करें। हम चाहते हैं कि अगर 8 महीने का बच्चे का जो है कोर्स है, तो उसकी जो फ़ी है वो 8 महीने में ली जाए। और हम ये इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं कि पहला महीना उसको फ्री पढ़ाया जाए। देखिए क्यों, वो इसलिए कि बच्चा जो है कभी कभी शटल करता है अपने इंस्टीट्यूट को, तो शटल करने के टाइम उसने मार्केटिंग की फ़ोटो देखी, कोई होर्डिंग देखी, या किसी का कोई बयान देखा, कोई टॉपर है, जो भी है, लेकिन
शायद वो चीज़ उसे मिले ना, लेकिन वो अपना फी पे कर चुका है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चा जो है वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे। अगर इंस्टीट्यूट के पास बेस्ट फैकल्टी है और उसको बैकअप करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, क्योंकि दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है, फैकल्टी और एक सिस्टम। ये दोनों चीज़ें अगर बच्चे को लगे कि सही है, देन ओनली ही शुड गो अहेड, बिकॉज ये खाली पैसे का मसला नहीं होता है, ये करियर का मामला होता है। ये साल उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना है, इसलिए एक इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा और बच्चे को मौका देना पड़ेगा। द प्रियोरिटी, द डिसीजन मेकर हैज़ टू बी द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। सो व्हाट इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज़ कि बच्चा ज्वाइन करे, कोई पैसा ना दे, 1 महीना काफ़ी होता है, वो सेटिस्फाइड है, फिर वो उसी 1 महीने की फ़ी दे, ना कि उससे अप फ्रंट सारी फी मांगे। वो मुझे लगता है एक जस्टिस है, और जो हालात है, जो माहौल है, उसको देखते हुए जो है एवरी इंडस्ट्री प्लेयर शुड फॉलो दैट। बिल्कुल सही। और ये जो बच्चे हैं ये आपके सेंटर में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें बताइए, हमारे देखने वालों को बताइए कि आपका सेंटर क्या लेकर आया है, क्या फैसिलिटीज हैं, और एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह से बच्चों को लिया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं, और कौन कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हैं। देखिए, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एक प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जिसे हम ट्वेन लाइन लर्निंग स्टूडियो के नाम से बुलाते हैं। ट्वेन लाइन लर्निंग स्टूडियो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन को जोड़ के हमने बनाया है, क्योंकि ऑनलाइन में भी कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स है, और ऑफलाइन में भी है। जैसे ऑनलाइन में जो आपको जो है एग्जामिनेशंस नहीं हो सकते, वो उसकी एक कमज़ोरी है। बच्चा जो है सैंक्टिटी को फॉलो नहीं करता ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम्स जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इंडिस्पेंसेबल कहेंगे, इसके बगैर बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ये ऑफलाइन होना चाहिए। सो वी लुक इनटू इट कि बच्चे को जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन हो। तो हमने एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल किए हैं कि बच्चा चाहे तो वो ऑफलाइन पढ़े, टीचर के सामने पढ़े, और अगर कुछ भी हालात ऐसे हो जाते हैं तो वो सारे लेक्चर्स शेड्यूल्ड वैसे ही उसको घर में भी पढ़ाए जाए, और जितने वो मिस करता है वो आर्काइव के थ्रू उसको अवेलेबल किए जाए। इसके साथ साथ हमने एक और काम भी किया है कि एक तो बेस्ट लॉट फ्रॉम द वैली हमने टीचर्स लिए हैं जो उनको पढ़ाएंगे फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट विद दैट दिल्ली की हमारी कोर टीम, एस टीम जो है वो रेगुलरली उनको पढ़ा सकती है। Parallel they can choose to study from the Delhi team itself. And the best part is, अगर दिल्ली में, मैं आपको मतलब ऑन टेलीविजन कह रहा हूँ, अगर दिल्ली में वही टीम जो है 2 लाख रुपए फी ले रही है, मैंने नेगोशिएट करके उसको 20,000 तक ले आया हूँ मैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ J&K। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि यहाँ एक पेरेंट को एडमिशन के टाइम पे अक्सर कहा जाता है कि आप फी पे कर दीजिए, एंड यू हैव टू पे फॉर द होल कोर्स। और आपने एक बार फी पे कर दी, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं भी हैं उस क्लास नो एग्जिट रूट, तो आपके पास एग्जिट रूट ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप मजबूरन वहीं पड़े रहते हैं। बिल्कुल। और फिर वो दिन जो है वो काटे नहीं कटते, बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। एग्जैक्टली। लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छा है कि 1 महीना बच्चा पढ़ाई करे, 1 महीने में अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो कंटिन्यू करे, और उस महीने की फीस जमा उसी महीने की। अगर वो खुश नहीं है और सेटिस्फाई नहीं है, वो जा सकता है और ही हैज टू पे नथिंग। उसने पे नहीं किया है, उसको पे नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि बाद में उसको टेलीफोन के जरिए पैसा मांगा जाएगा या बाकी चीजें होंगी। सी दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट शुड नॉट हैपन इथिकली। अब इंडस्ट्री क्या है, यू हैव टू हैव फेथ। देखिए, अब जितने भी प्लेयर्स मार्केट में हैं उनको यकीन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे यकीन है तो बच्चा आपके पास ज़रूर आएगा, वो पढ़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको वो तालीम देनी है। क्या आप उसको तालीम देने के लिए तैयार हो, क्या आप इक्विप्ड हो, क्या आपके पास वो फैकल्टी है, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उनको है, फीस उनको लेने की जो फिक्र रहती है जिनको लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी है हम में। बिल्कुल सही। कौन कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं? फाउंडेशन सेक्शन हमारा एक अलग से है, जो फाउंडेशन डिपार्टमेंट्स हैं, दे कैटर टू 8th, 9th एंड 10th क्लासेस। दिस ईयर वी हैव कॉल्ड इट एज एन 8th ईयर। 8th ईयर का मतलब ये है कि हम चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में बड़ा नुकसान हुआ है, और जो 8th में बच्चा आया है, he is not well prepared and ready for the 8th class, because this is the prime जिसे आप कहते हैं गेम चेंजर ईयर इन एन एजुकेशन, जो हमारा एक स्ट्रीम चलता है। तो हम उसमें 8th ईयर हम जो इसको बुला रहे हैं, हम जितने भी बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, वो 8th क्लास के बच्चों को क्लियर करेंगे, और
कोशिश पूरी करेंगे कि जो लॉस हुआ है पिछले 2 साल से, उसने क्लासेस नहीं देखे, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट भी हो जाए और वो उसके जो है आगे जो मुकाबला करना है, जिसके लिए तैयारी करनी है, वो उसके लिए तैयार भी हो जाए. इन एडिशन टू दैट वी टीच 11th 12th and we prepare students for the NEET examinations, and we are also coming up for the humanities stream next year. और इस साल भी हमने कॉम्पिटिशन्स के लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो है स्टार्ट किया है. वी आर डिफरेंट कॉम्पिटिशन, SSRB के एग्जामिनेशंस होते हैं, या नेशनल लेवल पे जो कुछ लोग जो है LLB करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे अब दे आर टेकिंग द अदर रूट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि खाली अब मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लिए साथ जाना चाहते हैं. वी हैव स्टार्टेड दैट ऑल्सो. बहुत खूब. और ये जो बच्चे हम देख रहे हैं, पिछले 20 साल से आप एजुकेशन इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अब आप एडमिन भी हैं, सेंटर चला रहे हैं. किस तरह का रुझान है हमारे बच्चों का, कौन से सब्जेक्ट की और उनका ज्यादा इंक्लेशन है? देखिए, सरजमीन तो बड़ी जरखेज है, मैं आपको ये बताऊं तो बच्चों को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का मालूम होना चाहिए. बच्चों को मालूम ही नहीं होता है. नाउ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर लॉ, स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स इन ह्यूमैनिटीज, स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर आर्ट्स फील्ड, स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज बीन गोइंग फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड. और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स मैं कहना चाहता हूँ, वो कॉमर्स को भी चूज कर रहे हैं. सो अब जो है थिंग्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप. आपको नहीं लगता पेरेंट्स की काउंसलिंग बच्चों से पहले होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सही बात कही आपने. पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चेंज मुझे महसूस हो रही है और मैं देख रहा हूँ वो होते हुए. पेरेंट्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग. पहले पेरेंट्स नहीं मानते थे. उनका दिमाग बना हुआ था कि बच्चे को ये करना. बिल्कुल सही. अब जो है पेरेंट्स, एक डिस्कशन शुरू हुआ है, एटलीस्ट विद देयर पेयर ग्रुप इन देयर ओन ऑफिसेस. वो डिस्कस करते हैं, मशवरा करते हैं कि मेरा बच्चा इस क्लास में आया है तो हम कैसे करें. दिस इज अ गुड स्टेप. दिस इज द फर्स्ट स्टेप बट ए गुड स्टेप. बिल्कुल सही. और यहाँ नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग सेंटर्स, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ही तालीम देते हैं. अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, आपका बच्चा हासिल करना चाहता है तालीम, तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं जहां पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए एक बच्चे में वो क्या, जैसे अभी मंसूर साहब ने कहा कि मिट्टी बहुत जरखेज है, तो उस मिट्टी का जरखेज होना बहुत जरूरी है. अगर मिट्टी बहुत ही अच्छी है तो किसी भी शेप में डल सकती है, लेकिन अगर मिट्टी सख्त है तो उसको डालना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो. मंसूर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए, या खासकर पेरेंट्स के लिए? मैसेज यही है कि इस वक्त दौर जो है वो मुश्किल है जी, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ अल्लाह ताला का वादा है आसानी है. सो ये जो कोविड का दौर गुजर रहा है, लुक बियॉन्ड, प्रिपेयर फॉर दैट. इसमें मत फंसे रहिए, एजुकेशन को जो है पकड़ी रहिए, और सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है आपका वो किताब है, उसको मत हाथ से छोड़िए. आपने जो बात कही कोविड, हालांकि मैं आपसे मैसेज के बाद तो कुछ पूछना नहीं था, लेकिन जो आपने बात कही कोविड की, कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं. जी बिल्कुल. जिसमें बहुत बड़ी चीज सामने आई है ऑनलाइन क्लासेस. आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से बेहतर है? देखिए, कंपैरिजन के तौर पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग ऑनलाइन, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो फ़ायदा इससे हासिल कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए ऑनलाइन एक बेनिफिट है. लेकिन ऐसे भी कोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, जो जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें क्वेश्चनिंग, जिसमें डाउट्स आते हैं, उसमें ऑफलाइन हमेशा रहेगी. अभी जो क्लोज फ्यूचर जो हमें दिखता है 15 साल तक, जो मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके आगे कितना डेवलपमेंट होगी और टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी 15 साल के लिए जो हमारे जो ऐसे स्ट्रीम्स हैं, जो मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, जो कोर बड़े बड़े जिसमें सिलेबसेस हैं, उसके लिए ऑफलाइन है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, ड्राइंग सीखना चाहते हैं, या आप कोई स्विमिंग सीखना चाहते हैं, साइकिलिंग सीखना चाहते हैं, या कुछ ऐसे ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है. या कुकिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से फायदा तो उठा रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि ऑनलाइन क्लासेस से फायदा होता है, लेकिन जो ऑफलाइन में एक बच्चा पर्सनैलिटी डेवलप करता है वो ऑनलाइन में शायद नहीं होती है. क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन देखिए
ये प्लेटफॉर्म ही एंड खुद में नहीं है जी। तालीम का एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें सोसाइटी भी है, जिसमें आपकी जो जहाँ पर आप पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आपका दीनी तालीम जहाँ आप हासिल कर रहे हैं, और समाज है, और आपका फैमिली है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एजुकेट करती है। सम टोटल ऑफ इट दैट गिव्स यू द कंडीशनिंग, और एक कंडीशन होकर एक प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन का जो ये डिबेट है, अनडाउटली ये डिबेट रहेगा, लेकिन आहिस्ता 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 पलटाबारी होना है ऑनलाइन का। जी लेकिन आपको नहीं ऐसा महसूस होता है कि जो पिछले 2 साल से ये कंडीशन रही है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जो एग्जाम्स ऑनलाइन हुए उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन होती थी क्लास में या इंस्टीट्यूशन में, जो इसको इवन दो हमें मार्क्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इंटेलेक्ट मार्क्स से हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बच्चा लिखने में अच्छा होता है और शायद कोई नहीं होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है। लेकिन जो ये ऑनलाइन एग्जाम्स का रूटीन रहा है, आपको नहीं लगता इसकी वजह से फिल्ट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है? हम फिल्टर नहीं कर पा रहे कि कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा बच्चा एवरेज स्टूडेंट है। और एक और चीज है, जो क्लास में एक टीचर होता है, आपको नहीं लगता ये कि अगर क्लास में टीचर को समझ आ रहा है कि कोई बच्चा टॉपर है, कोई एवरेज है और कोई बिलो एवरेज है, टीचर को एक पेन लेनी है एक एवरेज स्टूडेंट से बात करने की कि आप एवरेज स्टूडेंट क्यों है, कहाँ पे या मैं लैग कर रहा हूं या आप लैग कर रहे हैं? देखिए, दीज आर स्पेशल सिचुएशंस, ये हमेशा नहीं रहनी है, और ये हमने एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाला है ऑनलाइन का, एक परमानेंट सोल्यूशन। होपफुली मैं प्रे भी करता हूँ और चाहता भी हूँ कि हम वापस जो है दैट नॉर्मल में आ जाए, और ये नॉर्मल ना रहे, बेसिकली न्यू नॉर्मल में आ जाए। हाँ, हम उस नॉर्मल में आ जाए जिस नॉर्मल में हमने बहुत मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में उसको डेवलप किया है। ये रातों रात नहीं बना। ये जो ऑनलाइन है ये रातों रात बनाना पड़ा, और उसमें काफ़ी खामियां हैं, लेकिन खामियों पे काम हो रहा है, और मुझे लगता है अगले 5 से 7 सालों में आप उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। एज ए एजुकेटेड सोसाइटी हमें फैसला लेना है कि नुकसानात को कैसे कम कर सकते हैं, और जो इसकी अफादियत है उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो आने का, और हमारे बच्चों को ये सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो नाजरीन, ये थे मंसूर अहमद मतू साहब, मैनेजर टारगेट PMT J&K, जिनसे आज हमने बात की। बात करेंगे कुछ कमेंट्स की जो हमारे ऑनलाइन स्ट्रीम पर हमें मिलते हैं। जी हाँ, यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें सलाम भेजा है, प्यार भेजा है, लेकिन कुछ दोस्तों की मांग है, जिसमें एक वानी मकबूल साहब हैं जो चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का टाइम जो है वो चेंज हो जाए। मुजफ्फर साहब हमें लिखते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देखते, लेकिन मज़ा आ जाता कि अगर हम कश्मीरी में और थोड़ा बात करते। अशी यसान कश्मीर पे कत करें, मगर स्टार्ट सी बुनस आगाज मज बुनस कि हेकुन ज्यादा कश्मीर पे कत कर कि सारी हेकान कश्मीर समझित कहीं रलमिल जबान इस्तेमाल करा। बिल्कुल, तो रलमिल जबान समझी। बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारे बीच में एक हमारे व्यूअर हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, एडवोकेट आमिर गुल साहब हैं, जिन्होंने टेक्निकल इश्यूज कुछ रेज किए हैं। तो आमिर साहब, हम आपकी जो बात है उसे मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप व्यूअर हैं जो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर टेक्निकल जो लोग बैठे हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन आपने जो सजेशन दी है उन बात होगी, गौर होगा। टेक्निकल टीम की बात आप कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से इनको बता दूं कि हम उनके लिए ये एप्रिसिएशन स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी मेहरबानी की वजह से सुबह सुबह ये प्रोग्राम जो है पॉसिबल हो पाता है। उनका यहाँ पहुंचना और सब कुछ सही दुरुस्त करके रखना और हमारे लिए पॉसिबल करना, और तब जाके आप हमें देख पाते हैं। तो वो जरूर ध्यान रखेंगे आइंदा जहां भी ग्लिच हो रहा है, लेकिन उनकी मेहरबानी है, उनकी हार्ड वर्क की वजह से ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, आपका पसंदीदा प्रोग्राम, ये पॉसिबल होता है। बिल्कुल सही। और एक दोस्त हमारे हैं जिनने लिखकर भेजा है, ये कहते हैं कि अफरोज अहमद साहब हैं, ये कहते हैं कि पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आज के इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए, घंटे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। जी हाँ, कल सुबह आपसे होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।